आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन पीटी का 2023 से 24 का पूर्वावलोकन का घटना चक्र का हम लोग आज प्रश्न पत्र का देखेंगे। 90 तक पढ़ लिए थे, ऐसे 93 हो गया था और 90 से आज पढ़ने जा रहे हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? तब पाटलिपुत्र थी भी, गिरिराज भी थी, गिरिराज भी थे। दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी सही हैं। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। शुरू में राजधानी गिरिब्रिज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था। इसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मगध पर राजवंश शासन करने वाला तो मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहले का उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुगंती, भूपताल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दैष्टिक, कैरवत तथा घनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरोध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन सी, विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विशाखदत्त कृत से मुद्राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। नंदराज का पुत्र। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धुनित्र राज ने मुद्राक्षस पर टीका लिखी। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाखपत्तन के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त है, देवीचंद्रगुप्तम तथा अभिसारी वंचितक या अभिसारिका बंधितक अपर्याप्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन बी, घनानंद। महापद दमनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध धर्मों में 8 मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धन्य व्यक्ति बताया, जिसे भद्रशाला उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। ऑप्शन सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। 96। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? ऑप्शन डी होगा, शिवाजी। अष्टप्रधान का
गठन। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य के प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों को भांति भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राज्य के परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ का मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा का प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में कौन में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में वो अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ता था। ऑप्शन सी, रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख का से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां का सुदर्शन झील बनाई थी और ये बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषपाद ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सूर्यराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी, श्रीलंका अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतिपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राजाओं का प्रांत या सीमावर्ती राज्य कहा गया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। सिंहली अनुसूत्रियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोंगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया हुआ था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के इतिहास में हमें मुख्य उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों में एक समूह है जो आज विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शाहनवाजगढ़ी, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों एवं समूह से हैं जो आज विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शाहनवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालासी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी, सोपारा। अशोक अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में के लिए किए गए हैं। केवल 2 अभिलेखों का शाहनवाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी हैं। तक्षशिला से अमरईक लिपि में लिखा गया है। एक भगन्य अभिलेख सकीरुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामोइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा में अभिलेख तथा लखमान नामक स्थान से अरामोई लिपि में लिखा गया है। अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं से ओर लिखी गई है? ऑप्शन सी, खरोष्ठी।
प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिसेप, नोरिस, लैसेन, कनिष्कधम आदि विद्वान को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धर्म का मूल्य संदेश क्या है? ऑप्शन ई होगा अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। आपासीवे बहुकायने दयादाने सच्चे स्वच्छे मानवे सागाते च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता तथा रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति एवं अहिंसा, वर्णों का सम्मान तथा धार्मिक संहिता निहित है। अतः सही उत्तर ई होगा। केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन डी भ्राभु स्तंभ। भ्राभु बैरक्ट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदसी लाज माधवम संघम अभिनोदयितुनम आह अपाबा दंच। यही अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन बी प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव वनाम्पिय देवानप्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर और देवगणाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि के परिधि से संबोधित किया गया है। पुराण में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के अभिलेख को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया है? ऑप्शन ए जेम्स रिसेप का। जेम्स रिसेप अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातें व ज्ञान प्राप्त होती हैं। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ई कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में प्ररचित अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अभ्यास के पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ऑप्शन डी एकाम्बेश्वर मंदिर। एकाम्बेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी पूर्व पल्लवों द्वारा किया गया है। सही उत्तर सम्मिलित करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में होगा। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों को प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुचारक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज के दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और न ही उससे
भिन्न पेशा के अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का अवशेष रूप में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन डी मेगासीन की पुस्तक इंडिका में। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान में किया गया है। ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन मातृविलास प्रवसन। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कफडिफेंस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन श्रेय प्राप्त है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार में अवसरों को वर्णन करता है। इसे लगभग 60 पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक को लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन सी इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन में मेगासीनियस की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगासीनियस ने अपने पाटलिपुत्र नगर परिषद 5 सदस्यों वाली 6 समितियों को उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एक्सटिनुमई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी। हम अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य से सही उत्तर है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ई हुणों के राजा तोरमाणा अलियकर राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इसे दूसरे हुणों का आक्रमण का नेता तोरमाण था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराहमा प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमाण के दो मुहरें मिली। तोरमाण ने अपने पुत्र मिहिरगुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। काला की गांधार शैली निम्न समय में फूली है। ऑप्शन ए होगा कुषाणों के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में काला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ है, गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क का। बौद्ध धर्म के चतुर संगीत की कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुर्मलन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा का महासंधियों का वर्ष था। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन वंशों का पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य से लिखकर उन्हें विभामाशास्त्र नामक टीकाओं को संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट समुदायों में विभक्त हो गया। प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रप्रघोत था। इसकी पुत्री वर्णभक्ता से वत्स्य नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भांस रचित अश्वतन वासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भागों में थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महावेशनी थी।
हूण राजा तोरमणा किस औलिकर राजा द्वारा प्रेरित किया गया था? तभी प्रकाशवर्धन। हूण राजा तोरमाण अलियंकर राजा प्रकाशवर्धन द्वारा प्रेरित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूणों आक्रमण का नेता तोरमाण था। मध्य भारत में एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उल्लेख हाँ ये दूसरे आक्रमण का नेता तोरमाण था। भारत का एरण नामक स्थान को वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमाण की 2 मोहरें मिली। तोरमाण के अपने पुत्र मेहुकुल का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राजवन का। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने कराया था। इनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ऑप्शन सी तोरमाण का एक एरण वराह अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने के उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईसा पूर्व का है। एरण जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 124 शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा कण्वा कर्ण। शुंग वंश के अंतिम राजा देवदूभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नामक से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी गुप्ता लेख के साथ। कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के 55 शिक्षा राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद शतक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ई होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी होगा मैंने ऑप्शन ई दिया है। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों का आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा उसके शकों का विरोध विजय प्राप्त की। नगरों को क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल के। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर आगे बढ़ा। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन के पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेमसांग के आगमन तथा गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरार सोनपुर सोहरगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हांस के प्रमाण प्रस्तुत हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन ई हो जाएगा गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह बृहद्कुक्ष भणौज था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था।
इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बो से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। कुछ गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं भूमिदान के साथ साथ गांवों के भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को संपत्ति गई है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा की कर रूप देना पड़ता था, जो संस्थांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर भाग अथवा उड़क कहा जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन डी गुप्त। भगवान अथवा वैष्णोदेव भागवत अथवा वैष्णव धर्म के चमत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परमा भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गुरु करुण गुप्त का राज चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन से गुप्त काल औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ई हो जाएगा सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन में ऋषि थे। सूत्रक गुप्तकालीन के नाट्यकार साहित्यकार थे। शमीला गुप्तकालीन के नाट्यकार हैं जिसे कालिदास ने भांस और कपिपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मानता है चूँकि गुप्त काल प्रारंभ में 275 यदि श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्यता काल 600 BC से 1500 BC हैं, करीब 1000 वर्ष के बाद हैं। इसलिए सुश्रुत को गुप्त को समकालीन माना औपचारिक नहीं है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना। वाणभट्ट की रचना हर चरित्र के अनुसार वर्धवंश की स्थापना पुष्यभूत नामक व्यक्ति थे स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस काल के सबसे महान शासक था। वाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति थे स्थानेश्वर की में थी। हरवंश इस वंश का सबसे महान शासक था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शिलेशभद्र ने थे। लगभग 1 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने युग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, बंगाल कट का होता हुआ कच्छ की पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था ऑप्शन बी मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। कवि वर्ण निवासी था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का। वाणभट्ट
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के कवि थे। वहाँ ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंचीसवत इनकी प्रमुख रचना है। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। असंधि हो उपन्यास कोई नहीं। चीनी यात्री सिंह 672 में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से अपने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तब 693 के सुमत्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? संधि है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे थे। अब संधि है कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। हिंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक सक्रामदित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महंती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ऑप्शन ए मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत का बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल 1770 से 1810 पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों को निर्माण कराया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। संजीव जावा सुमित्रा से। पालवंशीय शासक देवपाल बौद्ध मातानाययी था। लेखों में उसे परमासौगत कहा गया है। इसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालापुत्रदेव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों के दान दिए। सूर्यभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहारों का स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन सी हो जाएगा बलपुत्रदेव। सूर्यभूमि के शासक बलपुत्रदेव ने नालंदा में एक बौद्ध विहारों का स्थापना की तथा उसने उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए चंदेल। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं के समय लगभग 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए हैं। यह मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अधीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए कंदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य के राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल, चेर और पांड्य का इन राजाओं का विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने के भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण से सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर वर्णन प्रकाश डाला पड़ता है। संगम युग में उदयपुर किसलिए विख्यात था? तो ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी तट पर उदयपुर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाणियामन नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उदयपुर कपास तथा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्र राक्षस का लेखक निम्न से कौन से हैं? ऑप्शन बी है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त की। मुद्रा राक्षस की
रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वृषल तथा कुलहीन कहा गया। धृतराज ने मुद्राक्षर पर टीका लिखी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज राय पिथौरागढ़ के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराजों से रचना की थी। स्पंदनमासुदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन दी जगह भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी.वी. गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य में से प्राप्त किया था। इन नाटकों का नाम प्रतिज्ञा योग ग्रंथनारायण, दूसरा स्पंदन वासुदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचारात्र, परिचित्रित, द्विदघोषक, क्रंधार, मध्यम व्यायोग, प्रतीक नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं आचुरत। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन डी कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चेतना कथा, कार्तिक की जन्म कथा वर्णन था। कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी हो जाएगा भारती। कृतार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारती हैं। इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधाराधारी विष्णु के बीच युद्ध वर्णन है। उस स्रोत का नाम बताया जो पश्चिम भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन है। ऑप्शन बी बिलीदपहो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नगसेन द्वारा लिखित बिलीदपनहु में नगसेन एवं हिंद यवन शासक मेंडावर के बीच वार्तालाप के करण है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी वर्णभट्ट। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वर्णभट्ट ने की थी। यह हर्षवर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका है जिसे लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए विजयालय। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों को एक सामंती सरदार था। उसने 1850 में तंजौर को अधिकार कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजा राजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता शासी ग्रामीण संस्थाओं का संचालन के प्रचलित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त उल्लेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य के व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी चोल। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? बी गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण के मंदिरों को आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य, चोलों और राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगणों के चारों ओर अनेक दीपचिन्ह बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारता से अलंकृत होते हैं। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता का मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्यावाश्रय से बड़ा ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहारों को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने बिहार को दान दिया। अजातशत्रु के वंश का नाम है ऑप्शन बी हर्यंक वंश। मगध शासक अजातशत्रु 492 से 460 अपने पिता एवं हर्यंक वंश के संस्थापक मिसा की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ने कर दी थी। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के प्रयास किया। ऑप्शन सी हो जाएगा अलारकलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलारकलाम के आश्रम में पहुंचे था, उनसे दीक्षा ली। अलारकलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलारकलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन से अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलंकार कलाम और एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने अपनी परिज्ञान प्राप्ति की प्रयास की। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? जी तालीकोटा का युद्ध। 1565 में ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, कोलकुंडा एवं बीदर के संयुक्त सेनाओं को विजयनगर में को पराजित किया। इससे संयुक्त सेना में केवल परार शामिल नहीं था, फरिश्ता के अनुसार यह बुद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगजड़ी नामक के 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में थी। रामराय एक योग्य सेनापति था। उसके बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों में रामराय को कब्जा कर दिया। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी होगा अकबर का। अकबर ने 1582 ईस्वी में तरजीह-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इलाही वास्तव में सूफी सर्वनाथ पर आधारित हैं। विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे आविष्कार किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राजा प्रबंधक में सहायता करती थी? ऑप्शन डी शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को ही छोड़ो, अब पढ़ लेना, देखो मैं बताता हूँ, इसको मार के पढ़ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जो बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महाशासकों में होती है। वह एक ऐसा सम्राट था जिसे बृहत्तर भारत में अपना शासक स्थापित किया। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य पर ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन डी हो जाएगा जम्फिंग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जिरीमिंगाग्राम से के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे केवलालीन कहलाए। अंग जनपद की राजधानी चंपा उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले के अंग महाजनपद अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। द्विकर्णीय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 530 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शत्रुघ्न शाक्य वहाँ के प्रधान थे।
तथा माता मायावती देवी कोलिया गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन डी राजकिन्हरी। कलहड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जयसिंह 1127 ईस्वी से लेकर 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन किस नगर में किया गया था? ऑप्शन ए हो जाए राजगीर में। यह संगीत की मगध साम्राज्य अजातशत्रु द्वारा राजगीर में आयोजित की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगीर में यह संगीत सप्तवर्गीय गुफा, क्षत्रिय गुफा, बीबल पर्वत या गंगगिरी गुंज हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता महाभारत ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी कौटिल्य। चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र राजनीतिक के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंत एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या की मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज III राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। गुप्त काल में शीशे के सिक्के के एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहनों शासकों द्वारा जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में स्थित थी। पुराणों में इसे राजवंश को अध्रभृत्य या आर्द्रजातीय कहा गया है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? ऑप्शन ए रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जिनकी संधि विद्रोह कुमार मात्य तथा मंडन के अधीन है। बाराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत वास्तुकला, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसके समझाना है? ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत का जावा कला। बाराबुदूर बैरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इनकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला के उदाहरण है और इस स्तूप का निर्माण 809वीं शताब्दी में हुआ था। महावंश के अनुसार बिम्बिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो 15 वर्ष के बाद। बिम्बिसार का जन्म 1558 ईस्वी या 1559 ईसा पूर्व में आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 583 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध के तीन साम्राज्य थी। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की स्थापना था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरवत्थगिरी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी खारवेल के। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर व पर्वत श्रृंखला स्थित गोरवत्थगिरी के विजय किया। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत के पहला प्रशासित अभिलेख है, जिसे अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है।